हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ को अटेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारी जीके भी कवर करने की कोशिश करते हैं जो आजकल एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आपके आने वाले इन सभी एग्ज़ामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स का। कल के दो क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए वाला, यानी कि तमिल। तमिल भारत की सबसे पुरानी भाषा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपसे पूछा था कि डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। कुछ लोगों ने ऑप्शन ई बोला था, कुछ लोगों ने ऑप्शन बी बोला था। तो यहाँ पर से थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न है। बेसिकली जो डुरंड लाइन है वो भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करती है, क्योंकि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जैसा कि जिसको हम अपना हिस्सा बताते हैं हमेशा से ही कि जो कश्मीर है वो हमारा है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास में है। तो उसी पाकिस्तान की सीमा, जो कि मतलब अभी पाक के पास जो कश्मीर है उसकी सीमा जो है, उसकी सीमा को अलग करता है डुरंड लाइन। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप हमेशा इसका आंसर भारत और अफ़गानिस्तान देंगे, क्योंकि भारत पीओके को हमेशा से अपना हिस्सा जो है मानता रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एग्जाम के हिसाब से वो हो जाएगा भारत और अफ़गानिस्तान। वैसे अगर हम इंटरनेशनल हिसाब से देखेंगे, इंटरनेशनल के अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, तो इसकी जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, डुरंड रेखा। ठीक है, आप यहाँ पर से कंफ्यूज मत होइएगा जो मैं बता रहा हूँ। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कविंदर सिंह बिष्ट ने फिनलैंड के हेलसिंकी में 38वें जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि गोल्ड मेडल। ठीक है, कविंदर सिंह बिष्ट ने फिनलैंड के हेलसिंकी में 38वें जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है ये 56 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। उत्तराखंड से है ये, तो उत्तराखंड के जितने भी बच्चे जुड़े हैं इनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकल जीके का ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो हमने जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में और जो हमने पदक जीते हैं, जो मेडल जीते हैं, उसमें से 4 सिल्वर मेडल हैं, जो कि एक सिल्वर मेडल गोविंद साहनी ने जीता है, एक मोहम्मद हुस्मुद्दीन ने जीता है, दूसरा दिनेश डागर ने जीता है, और जो चौथा है वो शिव थापा ने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नाम दिए हैं जो कि 4 सिल्वर मेडल जीते हैं, और एक जो है कविंदर सिंह बिष्ट ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यही हैं कविंदर सिंह बिष्ट, उत्तराखंड से हैं ये। ध्यान रखिएगा, 38वें जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में निम्न में से किसे जम्मू और श्रीनगर में विकसित की जाने वाली 2 त्वरित जन परिवहन प्रणालियों के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, ई श्रीधरन को। ई श्रीधरन को जम्मू एंड कश्मीर में 2 मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनका जो काम होगा वो ये होगा, ये सलाह देंगे कि जम्मू और श्रीनगर के बीच में किस तरीके से दूरी कम की जाए। दूरी कम करने का मतलब है कि यातायात के साधनों को किस तरीके से विकसित किया जाए कि इन दोनों शहरों के बीच में जो है आना जाना बहुत कम हो जाए, जो दूरी है उसको काफ़ी कम किया जाए। यानी कि जैसे कि मेट्रो अगर शुरू की जाए तो किस तरीके से जो है यहाँ पर इसका मेट्रो की जो है शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये सलाह देंगे। याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे ही ये क्वेश्चन बन के आएगा। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। ये देख रहे होंगे आप, यही हैं ई श्रीधरन। जहाँ जिन शहरों में भी मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मुख्य सलाहकार के रूप में अक्सर यही देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो लखनऊ मेट्रो में अभी बन के तैयार हुई है, अब उसमें देखा जाए तो भी वहाँ पर भी जो है ये मुख्य सलाहकार की भूमिका में थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने जेट एयरवेज को 2050 करोड़ रुपए का लोन दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि पीएनबी ने। पीएनबी ने जेट एयरवेज को 2050 करोड़ रुपए का लोन दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि जेट एयरवेज जो है वो अभी आर्थिक संकट से जूझ रही है। देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है जेट एयरवेज। 2050 करोड़ रुपए का लोन इसको मिला है पीएनबी की तरफ से। 1100 करोड़ रुपए
का जो लोन है वो फॉरेन करेंसी टर्म लोन के तौर पे इसको दिया गया है। बेसिकली फॉरेन करेंसी के तौर पे ये लोन इसको दिया गया है। इसके अंतर्गत और भी कई सुविधाएं होती हैं, आप एक बार सर्च करिएगा इंटरनेट पे, आपको मिलेगा, विकिपीडिया में भी इसका पूरा दिया हुआ है। और 950 करोड़ रुपए का क्रेडिट फैसिलिटी दिया गया है, यानी कि जैसे आसान भाषा में अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, आपको कार्ड दे दिया जाता है, वो पैसा आपको नहीं दिया जाता, कार्ड आपको दिया जाता है, लेकिन जब आपको चाहिए होता है आप वो पैसा ले लेते हैं। ठीक है, बैंक एक तरीके से लोन ही तो देती है, वो क्रेडिट कार्ड जो हमको होता है वो लोन ही तो होता है एक तरीके से, है ना। तो उसी तरीके का जो है यहाँ पर 950 करोड़ रुपए जो है इस तरीके से दिए गए हैं, और बाकी जो है फॉरेन करेंसी टर्म लोन के आधार पे दिया गया है। तो बस यहाँ पर से ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कि हाल ही में भारत में LGBTQ यहाँ पर LGBTQ समुदाय के लिए पहला क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो भारत में LGBTQ समुदाय के लिए पहला क्लिनिक मुंबई में खोला गया है। LGBTQ क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो यहाँ पर से देख लीजिए, ये जो खोला गया है, जो क्लिनिक खोला गया है, ये पहला HIV उपचार केंद्र और एक क्लिनिक है जो कि हमसफर ट्रस्ट के द्वारा खोला गया है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये किस ट्रस्ट ने इसको खोला है, कहाँ पर इसको खोला गया है। तो इसको मुंबई में खोला गया है। ये पहला क्लिनिक है LGBTQ समुदाय के लिए। LGBTQ समुदाय में वो लोग आते हैं जैसे मतलब समलैंगिक संबंध रखने वाले, जैसे मतलब लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट रहे, लड़का लड़के की तरफ अट्रैक्ट रहे, इसी तरीके से और भी ट्रांसजेंडर समुदाय, मतलब अलग अलग तरीके की इसमें चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये क्लिनिक खोला गया है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से ध्यान होना चाहिए। जैसे कि सरकार ने भी मान्यता दे दी कि अगर लड़की लड़की से शादी करती है तो भी मान्य है, लड़का लड़के से शादी करता है तो भी मान्य है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है इस क्लिनिक को यहाँ पर खोला गया है। ठीक है, तो उनका HIV उपचार भी होगा, मुफ्त में दवाइयाँ जो होती हैं HIV के लिए वो भी यहाँ पर देने का ये बात जो है यहाँ पर कही गई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में OBC के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं उन्होंने एक अध्यादेश जो है पारित कर दिया है, बेसिकली उसको मंजूरी दे दी है। और इस ये जो अध्यादेश है उसमें ये कहा गया है कि 14% आरक्षण जो OBC समुदाय के लिए था उसको बढ़ाकर अब 27% किया जा रहा है। तो यहाँ पर OBC समुदाय को 27% का आरक्षण मिल रहा है। और इसके साथ ही जैसे ही इसको मंजूरी मिली, इसके साथ ही करीब 70% आरक्षण जो है अब मध्य प्रदेश में हो गया है। मध्य प्रदेश में SC के लिए 16% आरक्षण है वर्तमान में, और ST समुदाय के लिए 20% आरक्षण है। और आप देख ही पा रहे होंगे कि OBC के लिए यहाँ पर 27% आरक्षण हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जिले हैं 52, गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति श्री SK सेठ। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 231 सीटें, राज्यसभा के लिए 11, लोकसभा के लिए हैं 29 सीटें। पार्क यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क जो है यहीं पर स्थित हैं। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, मैंने बना रखे हैं 5 पॉइंट, आप 5 के 5 याद रख सकते हैं। ये हम लोग मैप देखेंगे, भारत का हृदय मध्य प्रदेश, और इसकी सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं। इधर से देखेंगे तो गुजरात है, इधर से महाराष्ट्र है, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की सीमा भी लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है, और राजस्थान की सीमा भी मध्य प्रदेश से लगी हुई है। तो ये सभी सीमाएं याद रखिएगा कि किस किस की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसे ओला राइड इंश्योरेंस के लिए गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इको जनरल इंश्योरेंस को गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। बेसिकली ये जो अवार्ड इसको दिया गया है ये ओला राइड इंश्योरेंस के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। ओला राइड इंश्योरेंस जो है मार्च 2018 में इको जनरल इंश्योरेंस ने शुरू की थी, और काफ़ी अच्छी योजना है। खास करके
कोई भी जो ओला का जो ड्राइवर होगा, जैसे ही जो है उसको बुकिंग मिलती है तो उसका जो कस्टमर है, यानी कि कह सकते हैं ओला का जो कस्टमर है, उसको जो है पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर उसका सामान खोया जाता है तो भी उसको इंश्योरेंस मिलेगा, सामान खो जाता है तो। अगर किसी तरीके से जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ है, जब तक मतलब बुकिंग शुरू होने से लेकर जब तक वो कहीं जो जिस जगह पर उसको जाना है उसको वहाँ पर ड्रॉप नहीं किया जाता, तब तक जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो इसी इंश्योरेंस कंपनी की होती है। अगर उसको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान होता है तो ये वाली जो कंपनी है इको जनरल इंश्योरेंस, ये यहाँ पर जो है सारा का सारा खर्चा देती है। ठीक है, तो इसी के लिए इसको दिया गया है गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2019। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पेरिस में आयोजित नोइजिल ओपन 2019 में 2500 अंक पार करके भारत के 61वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आपसे एग्जाम में सीधे सीधे भी पूछ लिया जाएगा कि भारत के 61वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि पी इनियान। पी इनियान भारत के 61वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 16 वर्ष की इनकी आयु है, तो आपको इस यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यही है पी इनियान, जो कि भारत के 61वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर, हाँ मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ग्रैंड मास्टर जो है जो शतरंज खिलाड़ी होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनको दी जाने वाली, कह सकते हैं सीधी भाषा में बोला जाए तो सर्वोच्च जो है एक सम्मान है। ग्रैंड मास्टर सर्वोच्च उपाधि है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो 61वें ग्रैंड मास्टर हैं ये भारत के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने विशाखापट्टनम मेट्रो के लिए 4100 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोरिया एग्जिम बैंक ने। कोरिया एग्जिम बैंक ने विशाखापट्टनम मेट्रो के लिए 4100 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। तो इस यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। और ये जो मेट्रो है इसको विजाग भी कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विजाग मेट्रो रेलवे परियोजना के लिए किसने ऋण दिया है 4100 करोड़ रुपए का, तो भी इसका आंसर हो जाएगा कोरिया एग्जिम बैंक। और अगर आपसे विशाखापट्टनम मेट्रो रेल परियोजना के लिए किसने ऋण दिया ये पूछा जाता है, तो भी इसका आंसर हो जाएगा कोरिया एग्जिम बैंक। कोरिया एग्जिम बैंक का जो मुख्यालय है वो है सियाल, दक्षिण कोरिया में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1976 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि 11 मार्च 2019 को एनसीआरबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? एनसीआरबी का मतलब हुआ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 34वां। ठीक है, 11 मार्च 2019 को एनसीआरबी ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एनसीआरबी की जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। जगह जगह जो पुलिस को लेके जो कह सकते हैं अगर डिजिटल बनाने का जो श्रेय जाता है वो एनसीआरबी को ही जाता है। जितने अपराधियों के रिकॉर्ड रखना डिजिटल माध्यम से, वो सारा का सारा काम जो है एनसीआरबी के माध्यम से ही किए जाते हैं। एनसीआरबी का मुख्यालय है दिल्ली में, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में मोहम्मद सताया ने को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मोहम्मद सताया को अभी हाल ही में फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है किस देश के प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है, तो फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। और फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो हैं महमूद अब्बास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां है कि लोकसभा चुनाव 2019 को कितने चरणों में करवाया जाएगा? तो लोकसभा चुनाव 2019 को 7 चरणों में करवाया जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। चुनाव का जो पहला चरण होगा वो 11 अप्रैल को शुरू होगा, और अप्रैल और मई में जो ये चुनाव चलने वाले हैं 7 चरणों में 543 सीटों के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये 70वीं लोकसभा चुनाव है। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, पहले वाला। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी लोकसभा चुनाव थे, तो 70वीं लोकसभा ये चुनाव थे। यहाँ पर से मैंने जो है आप सीधे सीधे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला चरण जो शुरू होगा चुनाव का वो 11 को होगा, दूसरा चरण 18 अप्रैल को, तीसरा चरण 23 अप्रैल को, चौथा चरण है 29 अप्रैल को, 5वां चरण शुरू होगा 6 मई को, छठा चरण के जो चुनाव होंगे वो 12 मई को होंगे, 7वें चरण के जो चुनाव होंगे वो 19 मई को होंगे, और इसी तरीके से जो मतगणना होगी वो 23 मई 2019 को होगी।
इसके बाद आपके लिए आज के कुछ प्रश्न हैं, इनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, यानी कि रक्त जो जम जाता है हमारा, अगर कहीं पर कटता है तो रक्त जम जाता है, तो वो किस कारण जमता है, कौन से विटामिन की उपस्थिति के कारण, ये बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि अगर विटामिन ए है तो विटामिन ए किससे किससे मिलता है, विटामिन बी है तो विटामिन बी किससे किससे मिलता है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए कि दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।